फिनोल चैप्टर में नेक्स्ट रिएक्शन है कोल्ब्स रिएक्शन। मॉर्निंग जी, मॉर्निंग 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 जी, मॉर्निंग। सही सलामत हो सारे? चलो बहुत बढ़िया बात है। तो शुरू करें हम अपना काम। कोल्ब्स रिएक्शन की बात चल रही है बच्चे। सबस्ट्रेट इसका फिनोल है, पहली बात। जल्दी से अटेंडेंस दे दो अपनी अपनी। नितिका क्लास में नहीं हो? चलो मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं। कोल्ब्स रिएक्शन की बात हो रही है, ध्यान से सुनना और समझना भाई। सबस्ट्रेट इसका फिनोल है। और मैंने आपसे कल भी कहा था, जितने भी रिएक्शंस ऑफ फिनोल है, जितने भी मैक्सिमम रिएक्शन हम प्रोसीड करेंगे इन द बेसिक मीडियम। और आपको बात कल पता चली हो तो सबस्ट्रेट आपके पास फिनोल हुआ, रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करवानी है। रिएक्शन आपने करवानी है कार्बन डाइऑक्साइड से। और उस कार्बन डाइऑक्साइड का अब नेचर देखो ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसका जो नेचर है वो नेचर है प्योरली नॉन पोलर। नॉन पोलर। अब यार रिएक्शन तो हो रही है पोलर, और कंपाउंड जिसको लेके चल रहे हो वो है नॉन पोलर। शायद आप बच्चों को पता ही हो, कार्बन डाइऑक्साइड का हाइब्रिड स्टेट sp है। sp हाइब्रिड स्टेट है, 180 डिग्री एंगल है, म्यू इसका 0 है। चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग, अगर कभी पहले पता चला हो तो आपको। तो सबस्ट्रेट फिनोल हुआ, रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से हुई, मीडियम बेसिक है। बेसिक तो किसको एक्टिवेट कर रहा है? बेसिक मीडियम एक्टिवेट कर रहा है आपके फिनोल को। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्टिवेट करने के लिए ना आपने टेम्परेचर प्रेशर रखा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड को एक्टिवेट करने के लिए आपने टेम्परेचर टेम्परेचर एंड प्रेशर रखा हुआ है। टेम्परेचर एंड प्रेशर वो डिस्टोर्ट हो जाएगा, और उसका जो कार्बन है ना, इतने समझदार तो आप भी हो, ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। पार्शियल पॉजिटिव, एग्जैक्ट, क्लियर। तो यही एक इलेक्ट्रोफाइल का रोल कर रहा होगा। यही एक इलेक्ट्रोफाइल का रोल कर रहा होगा। यही एक इलेक्ट्रोफाइल का रोल कर रहा होगा, ठीक है ना। तो अब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डालो अपने दिमाग में कि आपके पास फिनोल है, आपके पास फिनोल इन बेसिक मीडियम है। बेसिक मीडियम है तो इसने अपना एच डोनेट कर दिया एज यूजुअल, जैसा ये आज तक करता है, बिल्कुल परफेक्ट लाइन है। तो उस पर कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा दोनों में से कहीं भी अटैक कर सकता है। ऑर्थो और पैरा दोनों में से कहीं भी अटैक कर सकता है। तो सोचो, वापस वही सेम रिमटिमान का फिनोमिनन। हम ज्यादा स्ट्रक्चर घुमा ही नहीं रहे। प्रोटॉन लूज करेगा। अब वही क्वेश्चन जो कल भी पूछा था आपसे, मैं ओ पे इस एच को लेकर जाऊं, मैं ओ पे, ये नेगेटिव यहां जाएगा और यहां जाएगा। सर ये तो दोनों ओ ओ है। अब तो आप फंस गए। बिल्कुल नहीं फंसे। फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में से कौन अच्छा एसिड है, ये आपके एप्टीट्यूड का टेस्ट है। आउट ऑफ दीज टू विच वन इज गुड एसिड? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कार्बोक्सिलिक अच्छा एसिड है। तो अगर इसका कॉन्जुगेट बनाऊं मैं, अब कौन अच्छा है? फिनोक्साइड, नॉट फिनोल, फिनोक्साइड। तो केबी फिनोक्साइड का ज्यादा, तो अच्छा बेस कौन हुआ? फिनोक्साइड हुआ ना। अच्छा, एवरी एवरी वीक एसिड प्रोड्यूसेस द स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो बच्चे अगर समझदारी दिखाए तो पूरी टेक्निक से चलती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब हो गया जो आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो वो सब्जेक्ट, क्लियर। तो जैसे ही प्रोटॉन निकला उसको ओ ने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब ये बन गया सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट। देखो कितना कमाल है। एच किसके पास है ना, ये भी डिटरमाइन करना पड़ता है, और वो भी लॉजिक से होता है। अगर कोई एसिडिक नेचर की बात करे, अगर कोई एसिडिक नेचर की बात करे तो फिनो सॉरी
एसिड का ज्यादा है। और केबी की बात करें फिनोक्साइड एंड कार्बोक्सिलेट, वो कार्बोक्सिलेट का कम और फिनोक्साइड का ज्यादा है। तो कौन एच एक्सेप्ट कर रहा है ये बच्चों को पता चल गया। अब सोडियम सैलिसिलेट को हाइड्रोलाइज करके तुम्हारा सैलिसिलिक एसिड आ गया, जो तुम्हारे पास पहले भी आ रखा है, सैलिसिलिक एसिड आ गया। कोई कंफ्यूजन हो तो इमीडिएटली डिस्कशन हो सकता है इस पे। अब मैं आपको फिर कहूंगा कम से कम 1 मिनट इसको धीरे धीरे पढ़कर पूरा टाइम लगाओ। फिनोल को कौन एक्टिवेट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एक्टिवेट कर रहा है, कैसे रिएक्शन हो रही है, क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो आंसर यस है। अब मैं चुप हो रहा हूं 1 मिनट के लिए। सभी बच्चे रिपोर्ट दे रहे हैं पॉजिटिव। कंफ्यूजन हो तो बात हो सकती है। अब मुझे सिर्फ ना जो रिएक्शन हमने आज और कल में पढ़ी है फिनोल की, उनकी हेडिंग चाहिए बस, और ज्यादा नहीं कुछ चाहिए। उनकी हेडिंग मतलब कौन कौन सा नेम था रिएक्शन का, हेडिंग चाहिए बस। वेरी गुड, अगेन वेरी गुड। कोल्ब्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो कोल्ब्स रिएक्शन और रिमटिमन कार्बोक्सिलेशन का आंसर सेम है, और जो फॉर्मुलेशन था उसका आंसर सैलिसिल एल्डिहाइड है। अब ये जो आपका सैलिसिलिक एसिड बना ना, ये जो आपका सैलिसिलिक एसिड बना, इससे मैं कुछ अलग कंपाउंड सिंथेसाइज कर रहा हूं। ये जो सैलिसिलिक एसिड बना ना, इससे मैं कुछ अलग कंपाउंड सिंथेसाइज कर रहा हूं। तो ये सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन मिथेनॉल से हुआ, सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन मिथेनॉल से हुआ, वो भी एसिडिक मीडियम में। थोड़ा सा अक्ल लगाना, बिल्कुल सिंपल सी, कि सैलिसिलिक एसिड मिथेनॉल इन एसिडिक मीडियम। तो आपको लगेगा यार जिससे रिएक्शन करा रहा हूं वो एल्कोहल है, जिससे मैं रिएक्शन करवाने जा रहा हूं वो एल्कोहल है, मीथेनॉल मीथेनॉल मीथेनॉल। और जिस पर मैं एक्शन करवा रहा हूं उसमें एक फिनोल है, कार्बोक्सिलिक है। तो अगर अटैकिंग एल्कोहल है, अगर अटैकिंग एल्कोहल है, अगर अटैकिंग एल्कोहल है, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक बात जा सकती है कि रिएक्शन किस तरफ मूव कर रही है, स्टेरिफिकेशन। आपको याद होगा एल्कोहल एंड एसिड्स व्हेन रिएक्ट टू ईच अदर द रिएक्शन इज नोन एज द स्टेरिफिकेशन। तो यहां आपके पास एल्कोहल है, यहां आपके पास एसिड है, तो एसिड एल्कोहल रिएक्ट टू ईच अदर विल गिव द एस्टर। देखो यहां फिनोल है, तो फिनोल फिर इसी पे रिएक्ट, मतलब तुम अपने दिमाग में इस बात को डाल लो ऑलवेज कि अगर अटैकिंग एल्कोहल या फिनोल है तो एसिड पे रिएक्शन करेगा, और अटैकिंग अगर एसिड है उसका डेरिवेटिव तो एल्कोहल पे रिएक्शन करेगा। अगर आपके पास ये सैलिसिलिक एसिड है, मैंने इसका मिथेनॉल से रिएक्शन करवाया, तो आप अपनी ओपिनियन दो अंडर एसिडिक कंडीशन वेयर शुड बी द अटैक ऑफ मिथेनॉल। इन दोनों में से इसको क्रॉस कर दो, इस पे यस बोल दो, और फिर बच्चे समझदार है, इस ये अपना प्रोटॉन देगा, ये अपना OH देगा, और लो जी क्लियर। कभी मूव का यूज किया अपनी लाइफ में? मूव ऑइंटमेंट आता है पेन रिलीवर, मूव, वोलिनी, तो वो स्मेल है इसके अंदर, ओइलो विंटर ग्रीन, ओइलो विंटर, इसको बोलते हैं मिथाइल सैलिसिलेट, इसको बोलते हो मिथाइल सैलिसिलेट। इसमें से एक स्पेशल सी स्मेल आती रहती है। मान लो आपको लेबोरेटरी में टीचर बोलते मिथेनॉल इथेनॉल को डिफरेंशिएट करो,
मान लो आपको टीचर बोलते हैं लेबोरेटरी के अंदर मिथेनॉल, तो बड़ा आसान से पता क्या करना, मिथेनॉल में भी इथेनॉल भी एक एक ड्रॉप ना सैलिसिलिक एसिड की डालकर थोड़ा थोड़ा एसिड डाल देना, जहां आपको मूव जैसी, आइडेक्स जैसी, वोलिनी जैसी स्मेल आने लगे, समझ लेना कि वह मिथेनॉल है, और जहां ऐसी स्मेल ना आए वहां इथेनॉल है। अच्छा, एक तरीका और बताता हूँ, मिथेनॉल इथेनॉल को डिफरेंशिएट करने का एक तरीका और बताता हूँ। मिथेनॉल इथेनॉल दोनों की अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, एक में डाल देना, एक में डाल देना मिथेनॉल इथेनॉल दोनों में, एक में डाल देना बेस और क्लोरीन, दूसरे में भी बेस क्लोरीन। तो समझते हो कहां पे कोई स्पेशल टाइप का सॉल्यूशन बन सकता है? बेस क्लोरीन, बेस क्लोरीन, बेसिक मिनिमम NaOH KOH प्लस क्लोरीन। कमाल हो जाए तो। इथेनॉल में क्या होएगा? हाँ 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 हाँ, क्लोरोफॉर्म, नॉट हाइड्रोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट हो गया, बिल्कुल परफेक्ट लाइन उठा ली बच्चे ने। इसको हेलोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं, हेलोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट, बिल्कुल परफेक्ट लाइन उठाई है बच्चे ने। तो मिथेनॉल नेवर गिव्स द टेस्ट विद क्लोरीन बेस, बट इथेनॉल गिव्स द टेस्ट विद क्लोरीन बेस। परफेक्ट, परफेक्ट, सुपर परफेक्ट। ठीक है ना, बहुत अच्छा बच्चे। और बस ऐसे लगे रहो, तुम अच्छा काम कर जाओगे अनुराग, बहुत बेस्ट है। क्लिक कर गया ना आपको, बहुत अच्छी बात है। चलो जी, तो मेरे कहने का यहां मतलब क्या है कि, और कभी भी ना लगे रहने वाले हार मान ही नहीं सकते। बस केमिस्ट्री करते हुए या फिजिक्स करते हुए, जूलॉजी बॉटनी करते हुए लगे रहो बस। अब यहां मैंने फिनोल लिख दिया है। अब बच्चे मुझे गाइड करेंगे कि फिनोल को अटैक कंडीशन इस पे करवाना है कि इस पे करवाना है, मतलब COH पे करवाना है कि OH पे कराना है। COH पे ना, लो जी। तो इससे बन गया सेलोल, सैलिसिलिक एसिड प्लस फिनोल का ओल, सेलोल, जो इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक है, इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक। और अगर मैं इसकी जगह पर एसिड डेरिवेटिव ले लूं, तो बच्चे स्मार्ट हैं, रिएक्शन में फिनोल पे कराऊं या एसिड पे करवाऊं? समझ गए ना, ये स्टेरिफिकेशन है। तो इसको बोलते हो आप लोग ओ एसिटाइलेशन। और यहां सेम है, तो इसको बोलोगे पता है क्या, ऑर्थो एसिड ऑक्सी बेंजोइक एसिड। और ये आपका केमिस्ट्रीन एक्शन एनाल्जेसिक मेडिसिन है, जिसका नाम है एस्प्रीन, जिसका नाम है एस्प्रीन। ठीक है जी, तो ये सारा मैं यहां से हटा रहा हूं, और फिर आपको पूरा के पूरा 1 मिनट रीड करने के लिए दे रहा हूं। कुल मिलाकर जो मैंने शुरू शुरू में हिंट लिख दी है, वो तुम्हारे लिए बड़ी दमदार हिंट है। श्योर। चलो, नेक्स्ट रिएक्शन बच्चे, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन के तुम ऑलरेडी एक्सपर्ट ही हो। कैसे कि ब्रोमिनेशन के लिए तुम ब्रोमीन AlCl3, ब्रोमीन AlBr3, Fe प्लस ब्रोमीन लुइस एसिड वगैरह लेकर, तो ब्रोमोनियम, अच्छी मेरी बात सुनो, फिनोल हो, क्लोरोबेंजीन हो, एनिलीन हो, हाँ, और बेंजीन हो, इन सबका एक करेक्टरिस्टिक क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
तो ब्रोमिनेशन करवाओगे तो आप बाय डिफॉल्ट एक रिएजेंट जनरेट कर रहे हो, आप बाय डिफॉल्ट एक रिएजेंट जनरेट कर रहे हो, ब्रोमोनियम, 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 सुन पा रहे हो, ब्रोमोनियम। तो अगर मीडियम थोड़ा सा नॉन पोलर टाइप का हुआ, एक बार फिर मैं बोल दूं, जहां भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये इलेक्ट्रो न्यूक्लियो वर्ड जुड़ गए ना बच्चे, वो 101% पोलर, वो 101% पोलर, वो 101% पोलर, मीडियम और पोलर रिएक्शन होगी, 101% पोलर रिएक्शन होगी, 101% पोलर रिएक्शन होगी। लेकिन अगर मैं सोलवेंट उसमें नॉन पोलर रख दूं तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी, और अगर मैं पोलर रख दूं पानी जैसा तो फास्ट हो जाएगी। और अगर आपको याद आए कि मैं फिनोल के अंदर कौन सी जगह पे रिएक्शन करवाता हूं, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा, तो वही तो आपको यहां पर भी ऑर्थो पैरा रिएक्शन के लिए प्रमोट किया जा रहा है कि आपने करवाना क्या है, ब्रोमिनेशन। पर कैसे करवाना है सर, मैं तो ना ब्रोमिनेशन के लिए ना कार्बन डाइसल्फाइड, CCl4, बेंजीन टाइप से कोई सोलवेंट लेके आ रहा हूं, तो ठीक है, ऑर्थो पैरा पे अलग अलग रिएक्शन हो जाएगा। और अगर मैं पानी जैसा कोई एक्टिव, पानी जैसा कोई पोलर सोलवेंट लेके आ रहा हूं, तो रिएक्शन में साइमल्टेनियसली एक साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पैरा पे हो जाना है आपके सामने। तो 1 मोल फिनोल को 3 मोल ब्रोमीन, तभी तो 1 2 3 जगहों पर जगेगा और 3 HBr बाहर जाएगा। तो इस पे छोटा मोटा न्यूमेरिकल बुक्स वाले बना देते हैं, घबराना मत। यहां फिनोल का 1 मोल, यहां फिनोल का 1 मोल 3 मोल ब्रोमीन से रिएक्शन करके 1 मोल 2 4, ये देखो लिखा हुआ 246 ट्राइब्रोमोफिनोल का व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है। हैवी कितना होएगा बच्चे, सोचो तो सही है, भारी कितना होएगा, कितने ब्रोमीन लगे हैं, 1 1 80 80 80 OH, फिर पूरा बेंजीन रिंग, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है। तो इस रिएक्शन का कंक्लूजन तुम्हारे समझ में आया? इफ द पोलर मीडियम all orthopara occupied simultaneously, if the non polar medium, then we can find orthopara separate products. बोलो जी। हाँ, ये वहां भी आता है, एग्जाम्स में भी ढेरों बार आता है ये, तो मैं इसको अच्छे जोन में डालता हूं, इंपॉर्टेंट जोन में डालता हूं। लो जी, आपका फेवरेट फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, आपका फेवरेट रिएक्शन फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में 3 पार्ट होते हैं, आपको सब बच्चों को पता है। एक होता है एल्काइलेशन, एक होता है एसिटाइलेशन, एक होता है बेंजोइलेशन। अगर एल्काइलेशन करवाना है RCl-AlCl3, और अगर एसिटाइलेशन करवाना है वो तुम्हारा सिंपल जो एसिड के डेरिवेटिव्स है प्लस ClCl3, और बेंजोइलेशन करवाना है बेंजोयल। तुम इन दोनों के नाम का फर्क समझते हो? इसका नाम और इसका नाम, फर्क समझते हो? पहले वाले का नाम क्या है? वेरी गुड। और दूसरे वाले का नाम क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो। बस ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो सब्जेक्ट को आगे बढ़ा देती है ना। तो आपने यहां अगर चाहो तो बेंजोइल के अलावा बेंजाइलेशन भी प्रमोट कर सकते हो, C6H5CH2Cl। और आपको पता है इसमें AlCl3 का काम क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा उसका नेगेटिव लेकर, और वही इलेक्ट्रोफाइल जाकर ऑर्थो पैरा पे अटैक कर देगा। लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, एक खतरनाक वाली प्रॉब्लम आ गई। पता है क्या प्रॉब्लम आ गई? कि फिनोल का लोन पेयर AlCl3 के एम्प्टी ऑर्बिटल से जाकर कॉम्प्लेक्स बना गया। यहां तो सबस्ट्रेट ही बिगड़ गया, यहां तो सबस्ट्रेट ही बिगड़ गया, अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हो। यहां सबस्ट्रेट ने जाकर कैटलिस्ट से रिएक्शन कर ली, दैट्स वाई जो आंसर आया वो पुअर यील्ड में आया, पुअर यील्ड और नो रिएक्शन।
अब यही सेम प्रोडक्ट बनाने का आपका मन कर रहा है। प्रोडक्ट कौन से बनने वाले थे वैसे? ऑर्थो पे आर, पैरा पे आर, ऑर्थो पे एसिटाइल, पैरा पे एसिटाइल, ऑर्थो पे बेंजोइल, पैरा पे बेंजोइल। ये प्रोडक्ट बनने वाले थे लेकिन बने नहीं। ये प्रोडक्ट बनने वाले थे लेकिन बने नहीं। अब इन प्रोडक्ट्स को बनाना हमारा टारगेट है। तो हमने कहा जी फ्रिडल क्राफ्ट में तो फिनोल भाई साहब फेल हो गए। अच्छा मैं भूल गया, फिनोल क्यों फेल हो गया फ्रिडल क्राफ्ट में? सिंपल, क्लियर ना? तो अब हम इसका एक ऑल्टरनेट सोच रहे हैं, दैट इज नोन एज अ फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब इसका ऑल्टरनेट सोच रहे हैं, फ्राइज रीअरेंजमेंट। फिनोल लिया जी, हाँ लिया। CH3COCl बिना AlCl3 के ले लिया। मैं फिर बच्चों को गाइड करना ठीक समझता हूं, एल्कोहल ले लो, अमाइन ले लो, क्लियर ना? फिनोल कुछ भी ऐसा जिसके पास एक्टिव 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 हाइड्रोजन पड़ा हो, तुम जब भी किसी एसिड के डेरिवेटिव से रिएक्शन कराओगे, चाहे फिनोल हो, चाहे मिथेनॉल, चाहे इथेनॉल हो, चाहे अमाइन हो, मेरे भाई सीधा जाकर एस्टर या अमाइड, मतलब हाँ ओ पे या एन पे एसिटाइलेशन होएगा। ओ पे या एन पे एसिटाइलेशन होएगा। तो बच्चे अगर मैं कोई भी AlCl3 टाइप का कुछ लेके नहीं आ रहा, तो ये सिंपली एस्टरिफिकेशन करेगा। देखने में इंटरेस्टेड हो? शायद पीछे लिखा था मैंने, चलो जी, ये मेरा फिनोल है, ये CH3COCl है, ये हीटिंग है। उसके बाद मैं इसको रब करके वापस बना देता हूं। ओ पे CO CH3 माइनस क्या हो गया? HCl। अब तुम भी समझदार हो, जैसे इस पे फर्दर तुम AlCl3 लेकर चलोगे, जैसे तुम इस पर AlCl3 लेकर चलोगे, ये वाला लोन पेयर जाकर इससे बॉन्ड बनाएगा और ये CH3CO अलग हो जाएगा और ये ऑर्थो पैरा पे जाकर अटैक कर देगा। तो टारगेट तुम्हारा वही है, टारगेट तुम्हारा फ्रिडल क्राफ्ट वाला ही है, टारगेट तुम्हारा फ्रिडल क्राफ्ट वाला ही है। लेकिन प्रॉब्लम एक है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन हमारे लिए कोई प्रोडक्टिव यील्ड, गुड यील्ड नहीं दे पा रही है। और एक बच्चे ने मुझे भी बताया था उसकी वजह क्या थी, वजह आपको पता लग गई होगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। फिर वही आपको दिया 1 मिनट प्रॉपर स्टडी करने के लिए, फ्रिडल क्राफ्ट फिनोल में क्यों प्रमोट नहीं हुआ। और ये सारा पढ़ डालो, पूरा 1 मिनट लगाकर रिवीजन भी हो जाएगा। कोई मान लो आपने मेरे से बात भी करनी हो तो वो भी सामने आ जाएगी। सल्फोनेशन के तो तुम ऑलरेडी एक्सपर्ट हो। सल्फोनेशन आपको पता है रिवर्सिबल होता है। सल्फोनेशन में यूज होने वाला, सल्फोनेशन में यूज होने वाला, सल्फोनेशन में यूज होने वाला रिएजेंट फ्यूमिंग H2SO4 है। सल्फोनेशन में यूज होने वाला रिएजेंट H2SO4 विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विद SO3 है। फिनोल लिया, हाँ जी। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? न्यूट्रल है, SO3। अगर आप जानते हो तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, अगर आप जानते हो तो S पे प्लस है, इस पे माइनस है। सिंपली जाकर यही एस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्शन नहीं की थी बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड ने कोल्ब्स में,
वैसे ही इसके एस ने, इसके सी ने बेंजीन रिंग पे अटैक करना है, तो इसमें वो जो ऑर्थो बना ना, वो लो टेम्परेचर पे स्टेबिलिटी शो कर रहा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो ये वेरी गुड की कैटेगरी में जा रहा है। इन सल्फोनेशन, ड्यूरिंग द सल्फोनेशन एट लो टेम्परेचर आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा विच इज द मेजर प्रोडक्ट, योर आंसर शुड बी ऑर्थो। कहते जी ऑर्थो, वजह नहीं समझ में आई। मैंने कहा बच्चों को समझ में आ गई। इसका रीजन है इंटरा एच बॉन्डिंग। और मैं हमेशा बोलता हूं, जब तक कोई स्पेशल फैक्टर ना जुड़े हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप का, जब तक कोई स्पेशल फैक्टर ना जुड़े हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप का, जब तक कोई स्पेशल ऑर्थो मेजर होएगा, और यहां ऑर्थो मेजर है लो टेम्परेचर पे, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वो ऑर्थो बॉन्ड टूट जाना, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जानी है इंट्रा टाइप की, फिर पैरा मेजर हो जाएगा आपके पास 100 डिग्री पे पैरा मेजर। इसीलिए मैं इसको अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल रहा हूं। नेक्स्ट आपका फेवरेट कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट आपका फेवरेट कपलिंग रिएक्शन, इस पे बहुत बात होगी आगे चैप्टर जो हमारे आ रहे हैं, लेकिन अभी इसको प्रॉपरली करके चलो। आपके पास सबस्ट्रेट कौन है? फिनोल है। आप रिएक्शन किससे करवा रहे हो? सिंपल, जिसका नाम ही कपलिंग रिएक्शन है, वहां यूजी कौन होता है? बीडीसी होता है, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट। अगर मैं बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट को कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, तो आप में से कोई बच्चा बता सकता है इज इट इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल? हाँ भाई। अरे भाई, अगर पता ना चले ना तो भी एक बहुत बढ़िया तरीका होता है। टीचर फिनोल की रिएक्शन करा रहा है तो न्यूक्लियोफाइल तो होएगा नहीं, जो कपलिंग रिएक्शन करवा रही है इलेक्ट्रोफाइल ही होएगा ना बाय डिफॉल्ट। समझने के तरीके ये भी होते हैं, पेपर में बैठे हो तो इतना एप्टीट्यूड भी लग सकता है हमारा। अच्छा बताओ, फिनोल मेटा डायरेक्टिव है ना? ऑर्थोपेरा डायरेक्टिव है, और ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। और फिनोल की मैक्सिमम रिएक्शन कौन से मीडियम में करवाते हो? बेसिक में। तो इस फिनोल के पैरा पोजीशन पर एन का प्लस मतलब डाइजोनियम अटैक कर गया, और ये जो बना एक कलरफुल कंपाउंड डाई बन गई। इट इज पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। इट इज पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ये पीछे देखो, कपलिंग रिएक्शन, हाँ जी। सबस्ट्रेट कौन है? फिनोल, हाँ जी। मीडियम क्या है? बेसिक, ओके। रिएक्शन किससे करवा रहे हो? बीडीसी के साथ, बिल्कुल चल जाएगा काम। कई बार तो ऐसे ऐसे पंगे लेंगे आपसे, जैसे यहां लिखेगा NH2, यहां लिख देगा HNO2, यहां लिख देगा 0 से 5 डिग्री, यहां लिख देगा A, यहां लिख देगा आपके पास बेंजीन, यहाँ 300 डिग्री, यहाँ V2O5, यहाँ B, और बोलेगा व्हेन A and B रिएक्ट टू ईच अदर, क्लियर, द रिएक्शन इज नोन एज फॉर्माइलेशन, कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन और द कपलिंग रिएक्शन। अगर आपको पता है कि ए और बी कौन है, अगर आपको पता है कि ए और बी कौन है, तो आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो। क्यों भाई, समझ में आई कहानी? तो एक पूरे के पूरे इलेक्ट्रोफाइल ने जाकर ऑर्थोपैरा पे अटैक किया। ऑर्थो पे थोड़ा स्टेटिकली हिंडर्ड प्रॉब्लम थी ये वाली, दैट्स व्हाई पैरा का अटैक फिजिबल था, सुटेबल था, मेजर प्रोडक्ट दे गया। और ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है, जो रेड ऑरेंज कलर की डाई है, कलर है। सल्फोनेशन, कपलिंग, फ्रिडलक्राफ्ट का ऑल्टरनेट फ्राइज, ब्रोमिनेशन इन पोलर एंड नॉन पोलर मीडियम, सैलिसिलिक एसिड का बनना कोल्ब से और उसके फर्दर यूज, फिर उससे पहले कार्बोक्सिलेशन, उससे पहले फॉर्माइलेशन। आप अपनी प्रॉब्लम रख सकते हो।
बोलो जी, कपलिंग रिएक्शन समझ में आ गई आपको? अब एक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने जा रहे हो। अब आप एक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने जा रहे हो, जिसको आप बोल देते हो क्या? फॉर्मेशन ऑफ फिनोल्फ्थलीन। फॉर्मेशन ऑफ फिनोल्फ्थलीन। फॉर्मेशन ऑफ फिनोल्फ्थलीन। और फिनोल्फ्थलीन अपने आप में एक इंडिकेटर है। कभी नाम सुना हो आप लोगों ने? फिनोल्फ्थलीन इज अ इंडिकेटर। फिनोल्फ्थलीन इज अ इंडिकेटर। कभी एसिड बेस रिएक्शन पढ़ी हो तो फिनोल्फ्थलीन एक इंडिकेटर है, एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर। ये भाई साहब करते क्या है जी? ये भाई साहब बेसिक मीडियम में अपना कलर दिखाते हैं पिंक। ये भाई साहब बेसिक मीडियम में अपना कलर दिखाते हैं पिंक। सबस्ट्रेट फिनोल लेके चलना है, बिल्कुल लेके चलेंगे जी फिनोल। ये लो जी। और मैं फिर बच्चों को बार बार गाइड करता हूं, जब भी कभी फिनोल की रिएक्शन हो, बेंजीन की हो, क्लोरोबेंजीन की हो, एनिलीन की हो, आपका ध्यान एक ही तरफ चलना चाहिए। इनका एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आप जब भी फिनोल्फ्थलीन बना रहे हो, आप फिनोल्फ्थलीन के अलावा कपलिंग करवा रहे हो, आप कपलिंग के अलावा सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, इस टाइप की हरकतें अगर कर रहे हो, तो आपके दिमाग में बार बार एक ही चीज खट 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 चलनी चाहिए, नोक करनी चाहिए, यार तू तो ऐसी करवा रहा है यार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो फिनोल पर थैलिक एनाइड्राइड, और शायद बच्चों को पता हो, मैंने ढेरों बार आपसे बात की है, 19 क्वेश्चन तो मैंने बोर्ड पे करवा दिए थे आपको। इसको बोलते हो थैलिक एसिड, इसको बोलते हो आइक एसिड, और इसको बोल देते हो टरथैलिक एसिड। तो ये जो आपके पास ऑर्थो वाली फॉर्म है, और इनको जब हीट करते हो तो ये भी रूल है आपके पास कि जब भी कभी 5-6 मेंबर्ड स्टेबल रिंग बन रही हो तो वाटर का एलिमिनेशन होगा, 1 2 3 4 5। तो इसका नाम आ गया थैलिक एनहाइड्राइड। इसका नाम आ गया थैलिक एनहाइड्राइड। और थैलिक एनहाइड्राइड का अगर तुम मुझे बोलोगे सर इलेक्ट्रोफाइल सर्च मार के बताओ, तो ढूंढने से तुम्हें कार्बन के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ढूंढने पर कार्बन के अलावा तुम्हें और कुछ दिखेगा ही नहीं। दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफाइल, अटैक्स ऑन ऑर्थोपैरा 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 पोजीशन। ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थोपैरा पोजीशन पे अटैक कर रहा है। माइनस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और जब भी कभी इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमोनियम, नाइट्रोनियम, SO3, क्लियर, CH3CO, R+, ये जा जाके अटैक करते हैं ऑर्थोपैरा पे, उन रिएक्शन को आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हो। और ये इंडिकेटर बन गया है जिसका नाम है फिनोल्फ्थलीन। और ओरिजिनल कलर इसका कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर बेसिक मीडियम में हो भाई साहब तो पिंक कलर देते हैं। तो एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन को इंडिकेट करने का काम करता है आपका फिनोल्फ्थलीन, एंड पॉइंट को। ये अकेला है पिछला सारा चैप्टर? ओके ओके। ये फिनोल है। फिनोल मेरे ख्याल में मेटा डायरेक्टिव होती है। ऑर्थोपैरा, वेरी गुड। और इसका नाम थैलिक एनहाइड्राइड है। ये थैलिक एनहाइड्राइड का पॉजिटिव इन पैरा पोजीशंस पर अटैक करेगा। मीन ये SC है, बिल्कुल है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, माइनस वाटर, पैरा पोजीशन पे ही अटैक सुटेबल है, क्योंकि ऑर्थो इस बड़े ग्रुप की वजह से स्टिरिकली हिंडर्ड होने की वजह से रिएक्शन का रिजल्ट नहीं आ पाएगा। इसका नाम है फिनोल्फ्थलीन। इसका नाम है फिनोल्फ्थलीन। और फिनोल्फ्थलीन एक एसिड बेस इंडिकेटर है। ओरिजिनल कलर उसका कलरलेस है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बेसिक मीडियम में जाकर ये पिंक कलर देता है, जिसको बोलते हो एंड पॉइंट पे पिंक कलर आएगा। लेकिन ये 11वीं की टाइट्रेशन एसिड बेस टाइट्रेशन, ये 11वीं की टाइट्रेशन है एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है जी। नाइट्रेशन की बात चलेगी। अब नाइट्रेशन आपको पता है, नाइट्रेशन आपको पता है कि नाइट्रोनियम,
इंडिकेटर नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल का काम है। तो हम धीरे धीरे काम शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना। लो जी, और आपको पता है फिनोल मेटा डायरेक्टिव है, ऑर्थो एंड पैरा, श्योर है आप लोग? मुझे तो मेटा लगती है। अच्छा, पैरा ऑर्थो पैरा क्यों है तुम ही बता दो, जब इतने तुम बात कर ही रहे हो कि ऑर्थो पैरा क्यों, ऑर्थो पैरा क्यों है? हाँ, ऑर्थो पैरा पे रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया है, उस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये भाई साहब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे ही अटैक करवाते हैं। लो जी, फिनोल हुआ। आप सब इतना बोल ही रहे हो कि ऑर्थो पैरा आपकी बात मान लेते हैं। डाइल्यूट HNO3 से NO2 इलेक्ट्रोफाइल, तो कभी भी ना इस टाइप के जब एसिड लेके चलो, मैं तो तुम्हें वापस इक्विलिब्रियम चैप्टर में लेके जा रहा हूं, H2O प्लस H2O H3O प्लस OH माइनस, इसको बोलते हैं ऑटो प्रोटोलाइसिस, इसको बोलते हैं ऑटो प्रोटोलाइसिस, ठीक है। और अगर इसकी जगह पर अमोनिया प्लस अमोनिया पुट कर दो तो अमोनियम एंड NH2 ऑटो प्रोटोलाइसिस। और शायद आप मेरा इशारा समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूं। HNO3 इटसेल्फ प्रोड्यूसेस नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल। एक ने H डोनेट किया और दूसरे ने H को एक्सेप्ट किया, ठीक है जी। और जिसने H एक्सेप्ट किया उसने वहां से नाइट्रोनियम जनरेट कर दिया, और यही नाइट्रोनियम ऑर्थो पैरा पे अटैक करके आपको आंसर दे रहा है। हाँ, ऑर्थो की यील्ड यहां ज्यादा आ गई। बच्चे समझदार है, क्यों? बस बात खत्म। इंटरामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आप NaNO2HCl लेकर आ जाओ, आपको याद है NaNO2HCl हमें नाइट्रोसोनियम देता था, NaNO2HCl, तो उसने ऑर्थो नाइट्रोसो पैरा नाइट्रोसो फिनोल बना दिए। इसी चैप्टर में था एल्कोहल में। NaNO2HCl collectively gives the NO प्लस नाइट्रोसोनियम। तो ऑर्थो पैरा पे अटैक हुआ, लेकिन हमें तो नाइट्रेशन कराना था, हमें नाइट्रोसोएशन थोड़ी करवाना था। आपने कहा तो काम ही आसान है, फर्दर ऑक्सीडेशन करा दो H2O2 से KMNO4 से। अगर उसकी जगह कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज करिए आपने, तो साइमल्टेनियसली वो सारी की सारी लोकेशंस ऑक्यूपाई हो जाएंगी। और इसका नाम आपने मेरे को आज से 4 दिन पहले बताया था, पिक्रिक एसिड। अब पिक्रिक एसिड ना बनाना हो, सारी की सारी लोकेशन एक साथ ऑक्यूपाई ना करनी हो, तो हम पहले ना सल्फोनेशन करवा देते हैं इसका, फिनोल का। अभी करवाई था, तो इसकी ऑर्थोपैरा पोजीशन ऑक्यूपाई होने से ना, शायद आपको पता हो SO3 एक डीएक्टिवेटर ग्रुप है। SO3 एक डीएक्टिवेटर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो बेंजीन का नाइट्रेशन जो होएगा ना, वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, एक्सप्लोजिव नहीं होएगा। और आपको ये भी पता है SO3H एक वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो कुल मिलाकर मेरी ओपिनियन रहती है बच्चों को 2 चीजें याद करवाने की, फर्स्ट एंड थर्ड। डाइल्यूट HNO3 से ऑर्थोपैरा अलग अलग, और थर्ड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से पिक्रिक। बात खत्म, और कोई तामझाम नहीं इसके अंदर। डाइल्यूट HNO3 से ऑर्थोपैरा अलग अलग, और अगर मैं इसकी जगह कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले रहा हूं तो मेरा आंसर पिक्रिक एसिड। इतनी बात अपने दिमाग में डालकर बस। तुम्हारा थर्ड डे की फोर्थ डे है, कुछ आइडिया है? चौथे दिन में एंट्री होगी तुम्हारी, खतरनाक हो। पेपर पंद्रह, ओके ठीक है ठीक। हाँ भाई, क्लेजन्स रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट ध्यान में, फ्राइज रीअरेंजमेंट के लेके चलूं वापिस वक्त।
फ्राइज रीअरेंजमेंट ध्यान में, फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब देखो बच्चे, फिनोल हुआ, अलाइल क्लोराइड हुआ। अब आपको पता है ओ और ये वाला जो एक कार्बोकटायन है, तो AlCl3 ले लो ना, मान लो यहाँ पर AlCl3, मान लो बेसिक मीडियम हटाकर AlCl3 ले लो, क्या सोच के चलते हो? अगर AlCl3 लूंगा तो क्या कुछ होने वाला है, अपना दिमाग दौड़ाओ जल्दी से। हाँ, मुझे लगा आप में से बच्चे कहेंगे सर AlCl3 लुईस एसिड है, ये अलाइल क्लोराइड का Cl ले लेगा और अलाइल कार्बोकटायन जाके ऑर्थो पैरा पे अटैक कर देगा। वो हालत हम कम से कम फिनोल में तो नहीं कंसीडर कर सकते। तो सबसे पहले हमने पता क्या किया, इस अलाइल का ओ पर, इस अलाइल का कार्बोकटायन का O माइनस पर, और कोई जगह ही नहीं है, और कोई जगह ही नहीं है, अटैक करवाया। तो इससे आपके पास ना एक अलाइल फिनाइल ईथर बन गया। हाँ, अब दे दो AlCl3। अब AlCl3 वही अनुराग के अकॉर्डिंगली कॉम्प्लेक्स बनेगा, बिल्कुल बनेगा। वहां से कार्बोकटायन निकलेगा CH2 CHCl2, क्योंकि O पे प्लस आ गया ना, O पे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या आ चुका है, ठीक है ना। और अगर ये कंसिडर नहीं कर रहे तो यहाँ CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये आ गया, तो ये अलग हो जाएगा, और जैसे ही अलग होएगा ऑर्थो पैरा पर अटैक कर देगा। तो मैंने बच्चों को क्या कहा, अगर आपको फ्राइज रीअरेंजमेंट ध्यान में, फ्राइज रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट, तो ये क्लेजन्स रीअरेंजमेंट भी इजीली आपके दिमाग में एंटर कर जाना है। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से बात कर सकते हो इस इश्यू पर। सदमे में हो क्या? अब एक बात देखो बच्चे, तुमने यहाँ ऑब्जर्व भी किया होगा मैंने क्या लिख रखा है। मैंने ना ये जो अलाइल है ना, इसका एक कार्बन ना रेडियो आइसोटोपिक कर दिया। मैं ये देखना चाहता था कि ये 14 सीधे जाकर जुड़ गया या आपको दो प्रोडक्ट मिल गए। अगर दो प्रोडक्ट मिल गए, अगर दो प्रोडक्ट मिल गए, अगर दो प्रोडक्ट मिल गए, तो पक्का यहाँ कोई कार्बोकटायन बन रहा है, यहां से टूट रहा है बॉन्ड, और वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस। और कभी इधर वाला C14 वाला, कभी इधर वाला C12 वाला, ऑर्थो पैरा पे अटैक करे जा रहे हैं। बोलो जी। किसी को कंफ्यूजन हो तो बात हो सकती है। बस अब फॉर्मेलिटी रह गई है इसके अंदर, फॉर्मेलिटीज में रिडक्शन करवाना है। तो भाई फिनोल का जिंक आपको बेंजीन भी बनवाया था इस तरीके से, और पीटीपीडी निकल जैसा कोई अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट दे दो तो साइक्लोहेक्सिनोल, क्योंकि दमदार रिएक्शंस तो है नहीं। रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है, आपने फ्रैंकलाइड में भी देखा हुआ है, आपने डाई हेलो एल्केन्स में भी देखा हुआ है। जिंक डी हेलोजिनेशन में काम आता है एज रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर फिनोल का ऑक्सीडेशन होने लग जाए, अगर फिनोल का ऑक्सीडेशन होने लग जाए, अगर फिनोल का ऑक्सीडेशन माइल्ड से स्ट्रोंग कंडीशन की तरफ बढ़ते जाओ, तो पहले बनेगा पैराक्विनोल, फिर धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होकर पैराक्विनोन, फिर धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होकर ये भाई साहब अपना बॉन्ड तोड़ लेंगे, और फिर कोई हिटिंग शिटिंग ना साइन होएगा। और शायद इसको देखकर कोई भी बच्चा समझ सकता है कि इसका नाम क्या है। ये मैं आपको बॉन्ड, हाँ क्या नाम है इसका, हाँ मेलिक एसिड, नॉट मेलिक, मेलिक एप्पल में होता है, ये मेलिक एसिड है। क्लियर ना? बोले आप ठीक ही हो, वैसे कोई बुरी बात नहीं है। ये लो जी, एनाड्राइड बन गया इसका। तो डिपेंड करता है
कितनी विगरस कंडीशन और हीटिंग आपने दी है, कितनी विगरस कंडीशंस और हीटिंग आपने दी है। तो शुरू से एंड तक क्या आप मुझे हेडिंग्स कंफर्म करवा सकते हो? पहली रिएक्शन कौन सी थी? कोई भी बच्चा हेडिंग बोल सकता है। फॉर्माइलेशन, ठीक है, इसमें मैं बता देता हूं, क्लोरोफॉर्म बेसिक मीडियम था, कहानी खत्म। दूसरा बता सकता है कोई? हाँ, इसमें CCl4 और बेसिक मीडियम था। तीसरा बता सकता है कोई? कोल्ड रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड था, टेम्परेचर था, प्रेशर था और बेसिक मीडियम था, जिससे सैलिसिलिक एसिड बना। वो सैलिसिलिक एसिड तीन टाइप की रिएक्शन कर सकता है, मिथाइल सैलिसिलेट बनाना और सेलोल बनाना जो इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक है, और एस्पिरिन बनाना तो CH3COCl, तीनों के तीनों एस्टेरिफिकेशन की रिएक्शन है। अच्छा, अगली रिएक्शन कपलिंग हो गई। इसमें फिनोल प्लस BDC था, SC रिएक्शन है। अच्छा जी, और ब्रोमिनेशन में अगर ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 है तो ऑर्थोपेरा अलग अलग, और अगर ये पानी की प्रेजेंस में है तो ये बना गया था व्हाइट कलर का 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। और फ्राइज रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट फिल्डक्राफ्ट तो हुई नहीं थी, और एक क्लेजन्स रीअरेंजमेंट, और एक फिनोल्फ्थलीन का बनना, और एक नाइट्रेशन, और एक सल्फोनेशन, है ना। तो रिएक्शंस का तो हमारे पास फिनोल के केस में भंडार भरा हुआ है। एल्कोहल में केमिकल रिएक्शन उतनी ज्यादा नहीं है जितनी फिनोल की केमिकल रिएक्शंस है। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लियर ना, HPH बनना, डाइज कपलिंग होना, ये सब। बोलो जी, कोई कंफ्यूजन हो तो इमीडिएटली डिस्कशन कर लो बच्चे। कंटिन्यू करूं आगे फिर मैं फिनोल के अंदर इनोलिक बॉन्ड का आइडेंटिफिकेशन करने जा रहा हूं जो एल्कोहल का टेस्ट नहीं होएगा। ध्यान से सुनना भी, तो सारे स्ट्रक्चर जिनके अंदर इन ओल, वो सारे स्ट्रक्चर जिनके अंदर इन ओल, वह डबल बोन करेक्टर आ जाएगा, वह डबल बोन करेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। जब आप इसका न्यूट्रल येलो कलर के FeCl3 से रिएक्शन कराओगे तो Fe, अब ये बॉन्ड तो टूट नहीं सकता, तो इसको हटाकर Cl लगा दो, वो तो हो नहीं पा रहा, तो फिनोक्साइड इसको ज्वाइन करेगा। सिमिलरली Fe CH2 डबल CHO H टूट सकता है, प्लस आने से ना O पर थ्राइस, तो फेरिक फिनोक्साइड, फेरिक इथिनोक्साइड। तो कुल मिलाकर जो आपके दिमाग में मुझे डालना है वो क्या है कि जो आपके पास फिनोल है, जो आपके पास इनोल है, जो आपके पास डबल बॉन्ड COH स्ट्रक्चर है, वहां डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से वहां का H निकालना, भूल गया क्या बोलना था, आसान है डिफिकल्ट है? इजी है। तो इजी होने की वजह से जब आपने येलो कलर्ड FeCl3 से रिएक्शन करवाया तो फेरिक फिनोक्साइड बना इस वॉयलेट कॉम्प्लेक्स, और ये जो बना ये आइडेंटिफिकेशन हुई किनकी, इन इन इनोल्स की, फिनोल्स की, विनाइल अल्कोहल की। इस टेस्ट को इथेनॉल, मिथेनॉल, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा। ये स्पेशल इनका टेस्ट है, ये स्पेशली इन्हीं के लिए डिजाइन किया हुआ है। तो हम इसको बोलते भी ऐसे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनोलिक बॉन्ड और ग्रुप, इनोलिक बॉन्ड और इनोलिक ग्रुप।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनोलिक बॉन्ड और इनोलिक ग्रुप। और इस रिएक्शन के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हो, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर मैं इथेनॉल का PCl5 से रिएक्शन करवाऊं तो मेरे को पता है कि विदाउट कार्बोक्टाइन इथाइल क्लोराइड POCl3HCl, लेकिन अगर मैं फिनोल से करवाऊं, आपको बताया था पहले भी, अगर मैं यही रिएक्शन फिनोल से करवाऊं तो मुझे भी पता है और आप भी एक्सपर्ट हो, हाँ कारण है डबल बॉन्ड करेक्टर है बच्चे। तो OH को तोड़ना कोई आसान काम थोड़ी है। आप उसी चक्रों में फिर पड़ गए, क्लोरोबेंजीन की एसएन करानी है, क्लोरोबेंजीन की एसएन करानी है। मैंने कहा यार क्लोरोबेंजीन की एसएन कोई आसान काम नहीं है, क्लोरोबेंजीन के एसएन करवाने इट्स नॉट द इजी टास्क। बजाय इसके इसका फिनोक्साइड और Cl एक दूसरे से एक्सचेंज हो सकते हैं, और जो स्ट्रक्चर बना उसका नाम है ट्राइफिनाइल फोस्फेट। और अमोनिया वाली रिएक्शन से तो आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, बस टेम्परेचर प्रेशर हाई लो, अदरवाइज OH को तोड़ना बेंजीन रिंग से मुझे लग रहा है वेरी डिफिकल्ट टास्क है। और यह 30 सेकंड लिखा तो पक्का बच्चों को बार बार बताया हुआ था, तभी मैं बोलता हूं कि अपने आप पढ़ सकते हो, मैंने फिर भी पढ़ा दिया। अब मैं आपको पूरा 1 मिनट दे रहा हूं, सोच समझ के देखना। और ये वाली रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी की रिएक्शन है। कंफ्यूजन हो तो बात हो सकती है बच्चे। 100% श्योर कि आपको समझ में नहीं आया है? ओके, आपको पता चला क्यों फिनोल का OH निकालना डिफिकल्ट हो रखा है? हाँ जी, डबल बोन करेक्टर है ना। चलो अच्छी बात है। तो अब इस चैप्टर में एक बहुत बढ़िया बात और बची हुई है, वो है एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल एंड इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या इससे पहले कोई रिवीजन करवाना है किसी रिएक्शन का, PCl5 के साथ, अमोनिया के साथ? इसके अलावा इनोलिक टेस्ट करना, इसके अलावा रिडक्शन करवाना। जिंक से कराया तो सीधे सीधे बेंजीन तैयार हो गया, जिंक से करवाया तो सीधे सीधे बेंजीन तैयार हो गया, और ऑक्सीडेशन करवाया तो पहले क्वीनोल फिर क्वीनोन तैयार हो गया। इससे पहले मैंने नाइट्रेशन कराया तो मैंने दो ही आपको कंक्लूसिव बातें बताई हैं, डाइल्यूट HNO3, ऑर्थोपैरा अलग अलग, और कॉन्सनट्रेटेड लेकर चले, कॉन्सनट्रेटेड। तो आपके पास पिक्रिक एसिड आ गया, क्यों जी? और यहां मैं फिनोल्फिलिन बना रहा हूं, थैलिक एनाइड्राइड प्लस फिनोल। इससे पहले मैं कपलिंग करवा रहा था, फिनोल प्लस BDC। इससे पहले सल्फोनेशन लो टेम्परेचर पे मेरे पास, हाँ जी। और जैसे टेम्परेचर बढ़ाया 100 डिग्री तक, वो जो ऑर्थो है वो बोन टूट गया, और पैरा मेरे पास मेजर साहब हो गए। फ्रिडलक्राफ्ट इसकी बड़ी मुश्किल है क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट्स वाई हम फ्राइज वाला रीअरेंजमेंट स्टेप सोच लेंगे इसका, ऑल्टरनेट। ब्रोमिनेशन अगर नॉन पोलर मीडियम में हो तो ऑर्थोपैरा, अगर पोलर मीडियम में हो, अगर पोलर मीडियम में हो तो आपके पास बिल्कुल व्हाइट कलर का 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। और सैलिसिलिक एसिड के यूजेस थे, जो कोल्प से बनाया था आपने,
या फिर रिमटिमान कार्बोक्सिलेशन से बनाया था, इससे पहले रिमटिमान फॉर्माइलेशन था। अब देखो आपको एग्जैक्टली ये बातें सेट हुई है कि नहीं हुई है दिमाग में, और सब जगह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अलावा कुछ नहीं हो रहा। बोलो महान जनता। तो कंफ्यूजन हो तो डिस्कशन हो सकता है भाई और बहनों, या सिर्फ कंफ्यूजन है? चलो अच्छा जी, अब ना हमारे पास जो बच्चे हुए 9 मिनट है, 9 मिनट्स, उसमें हम काम शुरू करते हैं एसिडिक नेचर का। चलो एक काम देता हूँ मैं आपको ना, मतलब इस पे मैंने इनफाइनाइट टाइम्स बोल दिया है, तो अब मेरा मन नहीं कर रहा है इस स्लाइड को बोलने का, देखना। देखो एक तरफ फिनोल था, उसमें रेजोनेंस हुआ, जिससे ऑर्थो एंड ऑर्थो सॉरी ओ पोजीशन पे प्लस आ गया, ओ पोजीशन पे प्लस आ गया, और जैसे ही ओ प्लस पे, ओ पोजीशन कह रहा हूं, ऑर्थो नहीं कह रहा बेटा, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे प्लस आ गया। अब ऑक्सीजन पे प्लस आने से इसका प्रोटॉन रिमूवल आसान हो गया, जो अल्कोहल में नहीं होता, जो अल्कोहल में नहीं होता। और हमें तो इसका इसके बाद भी एक जबरदस्त बेनिफिट हो रहा है, जो फिनोक्साइड बन रहा है ना, फिनोक्साइड, हाँ वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया है, इवन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं, कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कहीं वोल्यूशन ऑफ रूल नहीं है। तो फिनोल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में फिनोक्साइड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। दैट्स व्हाई फिनोल इज गुड एसिड एज कंपेयर टू एल्कोहल्स, एल्कोहल्स। एनी कंफ्यूजन? पक्का? अब एक की बनाई बच्चों के लिए कि फिनोल के एसिडिक नेचर को अफेक्ट कैसे कर सकते हैं डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। फिनोल के एसिडिक नेचर को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। फिनोल के एसिडिक नेचर को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट समझते हो ना, ऑर्थो पैरा पे डिफरेंट ग्रुप्स का लग जाना, ऑर्थो पैरा पे डिफरेंट ग्रुप्स का लग जाना, ऑर्थो पैरा पे डिफरेंट ग्रुप्स का लग जाना, तो कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, उस बात को हम थोड़ा सा देखने जा रहे हैं। बच्चे देखो, अगर ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे, अगर ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे, अगर ऑर्थो पैरा पे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे, तो मान के चलो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बने हुए फिनोलेट को इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके, मेरी बात सुनो, किसी एनायन को स्टेबल कैसे कर सकते हो, किसी एनायन को स्टेबल कैसे कर सकते हो? हाँ हाँ, तुम तो सारे समझदार हो यार, सारी बातें तुम्हें पता है, क्लियर। तो आपने वही हरकत तो की है, आपने वही हरकत तो की है, क्या कि ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दिए, -H -I -M, और सबको पता है जबरदस्त कौन होता है, माइनस, माइनस, माइनस क्या, माइनस क्या, -M, -M दमदार इफेक्ट होता है, -M दमदार इफेक्ट होता है, और -M इफेक्ट होने के बाद थोड़ा सा फिर हाइपर, और फिर उसके नीचे कौन है, इंडक्शन वगैरह। और जो 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 मेटा पोजीशन बच गई है ना बच्चे, मेटा पोजीशन ये वाली, यहां सिर्फ एक ही चीज वर्किंग होती है ढंग से, वो है आई, वो है आई। और आई के बारे में सारे बच्चे जानते हैं, आई इज, आई मतलब इंडक्शन ग्रुप इज, इंडक्शन इफेक्ट इज स्ट्रॉन्ग और वीक,
वीक इफेक्ट, बस 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 बस। और इसके बाद अगर कोई एसिडिक नेचर को हल्का सा डेंट डालेगा तो वो है उसका इंटरा एच बॉन्डिंग। ये इसकी की बन रही है, जिससे तुम्हें आगे काम करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। नाइट्रो लगाऊं तो कैसे समझाऊं, क्लोरो लगाऊं तो कैसे समझाऊं, मिथाइल लगाऊं तो कैसे समझाऊं, मिथोक्सी लगाऊं तो कैसे समझाऊं। क्लियर ना? तो पहले तो समझो कि ऑर्थो पर अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ग्रुप लगाओ तो डेंट मार देता है उसके एसिडिक नेचर को। और अगर कोई मेटा पोजीशन पे आकर लग गया, वो सिर्फ इंडक्शन 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 दे रहा होता है, ओनली इंडक्शन दे रहा होता है, ओनली इंडक्शन दे रहा होता है, ओनली इंडक्शन दे रहा होता है। चलो जी, अब इस बातों को जब तक प्रैक्टिकली हम नहीं कर लेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आया नाइट्रो को। नाइट्रो का इंट्रोडक्शन मांगो भाई साहब आप कौन हो, कहते जी माइनस आई देता हूँ बड़ा स्ट्रॉन्ग वाला। यार बहुत बढ़िया बात है। मैंने कहा एम, कहते जी माइनस एम तो और जबरदस्त देता हूँ मैंने कहा ये भी बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मेरी कमजोरी है मैं ऑर्थो पोजीशन पे एच बॉन्डिंग कर लेता हूँ। मैंने कहा इसका तुम ऑर्थो को डेंट मारोगे, ऑर्थो पोजीशन के साथ ऑर्थो NO2 और OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। अब थोड़ा सा हम घूमने चले इस तरफ, ये लो जी, इस पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसके ऑर्थो पे नाइट्रो लगा हुआ है, लेकिन है तो ये माइनस आई माइनस एच ना, इसका एसिडिक नेचर तो ज्यादा कर ही रहा है। और ये बेचारा सिर्फ माइनस आई दे रहा है, और ये भाई साहब कितना खतरनाक तरीके से माइनस आई माइनस एम माइनस एच सब माइनस आई माइनस एम माइनस आर दे रहे। तो सबसे जबरदस्त एसिड आपको कौन नजर आ रहा है? सोच समझ के, नकल मार के नहीं, सोच समझ के। सबसे जबरदस्त एसिड आपको डी नजर आ रहा है, क्योंकि पैरा पे है। फिर इंट्रा की वजह से थोड़ा डेंट पहुंचा, लेकिन ऑर्थो है तो अच्छा एसिड ही, नहीं तो ऑर्थो ने तो टॉप पे होना था, ऑर्थो ने तो टॉप पे होना था, क्योंकि उसका माइनस आई भी तो बहुत पास लग रहा है। वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने डेंट मार दिया इसको हल्का सा, इसके प्रोटॉन निकलने मुश्किल बना दिए कंपेरेटिवली। और बेचारे मेटा सर तो ओनली एंड ओनली माइनस आई दिए जा रहे हैं, और फिनोल पे कुछ है ही नहीं कंपेरेटिवली। तो तीनों नाइट्रो वाले, तीनों नाइट्रो कंटेनिंग कंपाउंड्स फिनोल्स, फिनोल से तो ज्यादा अच्छे एसिड ही होंगे। अच्छा, अब हम ना मिथाइल लगाने जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपके हवाले किया मैंने। क्या सच में समझ गए कैसे हुआ ये? झूठ मार रहे हो? सच मार रहे हो? फिनोल पे कोई भी प्लस आई प्लस एच प्लस एम है ही नहीं। तो ये भाई साहब अच्छे एसिड है जहां मिथाइल मिथाइल लगा है। और आपको शायद पता ही होगा सारी क्रिसोल्स लिखी है हमने। और जहां जितना इंडक्शन प्लस वाला कम हो गया, वो फिनोल तो नो डाउट टॉप पे है। इन तीनों में जब लड़ाई होगी, इन तीनों में, तो जहां जितना लीस्ट पॉजिटिव इफेक्ट होएगा वो उतना अच्छा एसिड बन जाना है। मेटा वाला, मेटा पे सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है? माइनस आई प्लस आई, वेरी गुड, सुधार किया आपने, इस वेरी गुड। प्लस आई और प्लस आई इसको डेंट डाल दिया। तो भाई ऑर्थो पैरा पे तो लग रहा है प्लस एच प्लस आई, और मैंने आपसे कहा था अगर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इफेक्ट हो तो ऑर्थो सबसे टॉप नंबर पे आना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग अगर प्लस इफेक्ट हो तो ऑर्थो को सबसे बॉटम पे जाना चाहिए। तो ऑर्थो बॉटम पे आ गया, वो तो ऊपर, ऑर्थो ऊपर जाता सेकंड नंबर की जगह फर्स्ट नंबर पे आता था, सेकंड पे चला गया। उसकी वजह आपने समझी थी मेरी की के अंदर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर ना? चलो ये भी आपके हवाले किया क्वेश्चन, समझ पाओ तो ठीक है, समझाता तो मैं हूं। इसके बाद क्लोरो लगाना है, इसका माइनस आई जबरदस्त है प्लस एम के कंपेरिजन में।
कोई कंफ्यूजन या ओनली कंफ्यूजन? भाई समझ गई हुआ क्या है? झूठ तो नहीं मार रही? बच्चे क्लोरो जो है ना, उसको तो माइनस आई इतना जबरदस्त हो रखा है ना, तो आपको पता है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी माइनस आई इफेक्ट कम होता चला जाएगा। तो बिना किसी लड़ाई झगड़े से ऑर्थो वाला, फिर मेटा वाला, फिर पैरा वाला, और फिनोल भाई साहब पीछे पीछे आकर आराम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं इफेक्ट। और अगर डिफरेंट हेलोजन सेम लोकेशन पे लगे, ऑर्थो ऑर्थो ऑर्थो, तो सबको पता है कि जो क्लोरो है, ब्रोमो है, नाइट्रो, वो ये क्या हो गया, आपने फ्लोरो को यहां लिख दिया, ये क्या कर दिया भाई? तो उसकी वजह मैं बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा बात को समझ। हाँ, एक रीजन तो वो है, मेरे कहीं भी नहीं बच्चों ने बोल दिया, तो मोस्ट वेलकम आपकी बात का, बिल्कुल यहाँ वेलकम है। और इसके अलावा टूपी टूपी फ्लोरीन का और कार्बन का, यहाँ थोड़ा सा ना प्लस एम इफेक्ट भी ज्यादा हो गया है। दोनों के ऑर्बिटल सेम है ना, फ्लोरीन का लोन पेयर टूपी है और कार्बन का पाई टूपी है, तो इन दोनों के बीच में प्लस एम इफेक्ट भी ठीक ठाक आ गया। दूसरा डेंट इस वजह से डला है, नहीं तो इंट्रा एच से आप समझा ही रहे हो, आप जीनियस बिल्कुल समझ ही गए आप। क्यों जी? मिथोक्सी कल कर लेते हैं हम अपना ना। है आज, है जी बिल्कुल है। आज क्या पूछोगे वैसे? कुछ किया होगा नया?